अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। व्हाइट बॉल टीम के कप्तान की तब्दीली के बाद पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पहली ही सीरीज में तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-1 से शिकस्त देकर 22 साल बाद कैंगरूज को उनके होम ग्राउंड पर हराने में कामयाब हो गया है, जिसके बाद मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर सीरीज हराने वाले दूसरे पाकिस्तानी और चौथे एशियाई कप्तान बन गए हैं। उनसे पहले वकार यूनुस की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2002 में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था। अहम बात यह कि इस दौरे से पहले यह कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान इस सीरीज में एक मैच भी जीत गया तो वो बड़ी बात होगी, मगर पाकिस्तान न सिर्फ ये सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है बल्कि सीरीज के आखिरी दोनों मैचेस पाकिस्तान ने एकतरफा जीते हैं, जिसका बड़ा क्रेडिट हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग को जाता है, जिन्होंने सीरीज में 10 विकेटें लेकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को संभल कर खेलने का मौका ही नहीं दिया। जबकि साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की ओपनिंग जोड़ी ने भी जीत में अहम किरदार अदा किया, जिन्होंने मेलबर्न में नाकामी के बाद अगले दोनों मैचों में तनहा टीम को विनिंग पोजीशन में खड़ा कर दिया। शानदार बॉलिंग और बेहतरीन बल्लेबाजी के अलावा इस पूरी सीरीज में मोहम्मद रिजवान की कप्तानी की कई खूबियां सामने आई हैं। जिस तरह उन्होंने तीनों मैचों में जहराना फैसले किए, गैर मामूली फील्ड सेटअप की और स्पिनर्स के बजाय फास्ट बॉलर्स के जरिए ही ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आखिरी दोनों मैचों में पाकिस्तान ने 32 ओवर्स के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया। और पहले मैच में 2 विकेटों से हारने के बाद पाकिस्तान ने दूसरा मैच 9 विकेटों और तीसरा मैच 8 विकेटों से अपने नाम किया। बहरहाल पाकिस्तान की यह बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीता है, लेकिन दूसरी तरफ भारत की मनफी सियासत और हरदर्मी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल को लेकर पीसीबी के लिए नई मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, क्योंकि 2 रोज पहले भारतीय मीडिया की जानिब से ये खबरें आई थी कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है और वो हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में अपने मैचेस खेलना चाहता है। मगर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल पर बातचीत को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद अब टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान भी ताखीर का शिकार हो गया है। एक क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी ने 11 नवंबर को लाहौर में बाज़ाब्ता शेड्यूल का ऐलान करने का प्लान बनाया था, मगर भारत के मैचेस का फैसला ना होने की वजह से आईसीसी ने यह इवेंट मंसूख कर दिया है। इसके अलावा आज ये खबर भी सामने आई है कि आईसीसी ने पीसीबी को भारत के पाकिस्तान ना आकर खेलने से मुतल्लिक आगाह कर दिया है, जबकि इस बारे में सरकारी ज़राए का सख्त मौक़िफ़ सामने आ रहा है। सरकारी ज़राए का कहना है कि हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आया तो पाकिस्तान आइंदा कभी भी भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान ने टीम हमेशा भारत भेजी और अच्छा तासुर दिया, लेकिन भारत हमेशा सियासत को शामिल करता है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर पीछे नहीं हटेगा, भारत नहीं आएगा तो आखिरी हद तक जाएंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में स्टेडियम बन रहे हैं, सिक्योरिटी भी अच्छी है, इसलिए भारत के पास कोई जवाज़ नहीं है कि वो पाकिस्तान ना आए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को इस बात का इदराक है कि अगर भारत नहीं आया तो पीसीबी को रेवेन्यू का नुकसान होगा, लेकिन जब पाकिस्तान भी भारत से मैच नहीं खेलेगा तो नुकसान भारत का भी होगा। यानी माजी की तरह घुटने टेकने के बजाय पाकिस्तान की तरफ से इस बार भारत के इनकार पर सख्त पोजीशन लेने का मामला सामने आ रहा है। अहम बात यह कि हुकूमत को इस मामले पर अब किसी समझौते या माली नुकसान के खौफ के बजाय असूली मौक़िफ़ ही अपनाना होगा, वरना ना भारत कभी अपनी हटधर्मी से पीछे हटेगा, ना आईसीसी कभी पाकिस्तान को संजीदा लेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। राशिद साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि आपसे ये बात होती रही है कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है तीनों फॉर्मेट में वो बड़ी मायूसकुन थी, लेकिन पहले इंग्लैंड की सीरीज में कमबैक किया, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक तारीख रकम की, उनको 2-1 हराकर 22 साल बाद ही हम जीते हैं। आपको क्या वजह नजर आती है इस क्विक टर्न अराउंड की? क्या कप्तानी में जो तब्दीली है कि रिजवान को कप्तान बनाए, या और भी कोई फैक्टर्स हैं आपकी नजर में? देखिए, बहुत सारे फैक्टर हैं। बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। इंग्लैंड से शुरू हुआ ये सिलसिला और अभी तक जारी है, बहुत ज़बरदस्त, जिसमें कप्तानी भी है, सिलेक्शन कमेटी भी है, पिचेस का बिहेवियर भी है, कंडीशन है। कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मसाइल थे, उन प्लेयर्स को पीछे किया गया, कुछ नए प्लेयर्स डाले गए और कुछ प्लेयर्स की कमबैक हुआ है। तो बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम आ गए, और जब कप्तान आपको अच्छा मिल जाए जो कि लीडर भी हो, तो टीम में अच्छी चीज़ होती है कि ड्रेसिंग रूम में टीम बन के जाती है और ग्राउंड में रिएक्ट करती है। वो रिफ्लेक्शन हमें नज़र आ रही है। मेरे ख्याल से छोटे से वक्त में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। और फास्ट बॉलर्स की मेरे ख्याल से जितनी तारीफ की जाए कम है। तीनों मैचेस में अच्छी बॉलिंग की। मैन ऑफ द सीरीज थे हारिस रऊफ, शाहीन शाह आफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, सपोर्ट में हसनैन ने अच्छे सपोर्ट किया, नसीम शाह ने अच्छा सपोर्ट किया, और फिर बैटर्स ने भी, जो दोनों ओपनर्स हैं अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, जिनके हवाले से कहा जाता है कि स्पेशल टैलेंट है, दोनों मैच में अच्छा उन्होंने बैटिंग की और सिक्योर किया मैच पाकिस्तान के लिए। क्या कहेंगे उस पर?
देखिए टीम गेम है और इसमें सब प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया। आपने कुछ बॉलर के नाम लिए जिसमें काबिल जिक्र नसीम शाह हो गए, शाहीन अफरीदी हो गए और हारिस हो गए। बैटिंग में अब्दुल्ला और साथ में आपके साइम अय्यूब हो गए। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। बैटिंग की जानिब से तवक्कुआत से बढ़कर उन्होंने काम किया है। इतना अंडर प्रेशर परफॉर्म करना, स्पेशली फास्ट बॉलर, वो भी अंडर प्रेशर थे जब यहाँ से गए थे। परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से बॉलिंग की है, ऑस्ट्रेलियंस जो कि वहाँ के कंडीशन को जानते थे, उनको उनको आउट करना, उनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देना, उनके खिलाफ अच्छी बैटिंग करना, मेरे ख्याल से ये खुशाइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जी, और अहमद शहजाद साहब कहते हैं ना, विनिंग एंड लूजिंग इज अ हैबिट। तो हमने देखा जो इंग्लैंड के साथ आखिरी दो टेस्ट मैचेस में हमें कामयाबी हासिल हुई, वही मोमेंटम कैरी किया टीम ने। आप क्या समझते हैं कौन से की फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान ये सीरीज 22 साल बाद जीता है? देखिए, सबसे पहले तो मुबारक हो पूरी पाकिस्तान टीम को, नेशन को। लेकिन जो एक पाकिस्तान टीम की एफर्ट्स तो हैं ही, लेकिन उसके पहले जो बिहाइंड द सीन्स काम हुआ है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रद्दोबदल हमें देखने को मिला है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान चेंज किया है, वो चीज फैक्टर है। फिर कुछ प्लेयर्स को चलती सीरीज से घर भेजा गया, ड्रॉप किया गया, उनकी ईगो हर्ट की गई। और वो जब प्लेयर्स वापस आए हैं, आके उन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस की है जो लाजवाब है। आई थिंक ये एक तो फैक्टर ये है। दूसरा, शहजाद भी देखें कि इस मुल्क और कौम के साथ जो एक चीज की गई पिछले कुछ अरसे में, वो ये था कि एक दो प्लेयर्स को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया और सोशल मीडिया पे उसको बहुत उठा दिया गया और ये दिखाया गया कि इनके बगैर तो ना क्रिकेट टीम जीतेगी ना ही बिकेगी। तो अच्छी बात यह है कि अरसे दराज से वो कि जो टीम जीतने का नाम नहीं ले रही थी, और जब वो आके जीते भी है, तो वो जो प्लेयर जिन्होंने काम आए हैं वो यंगस्टर्स हैं मोर ऑफन देन नॉट। जिस तरह कामरान गुलाम आया, साजिद आया, नुमान आया, ये डोमेस्टिक के प्लेयर्स आए, इन्होंने ये ज्यादातर जो इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंसेस की। फिर यहाँ आप देखिए साइम होंगे, अब्दुल्ला होंगे, फिर हमारे 3 पेसर्स हैं। तो वो जो लोग बताए जाते थे कि यही है, ये पाकिस्तान के लिए सब कुछ यही जितवा सकते हैं, या ये नहीं होंगे तो पाकिस्तान टीम पता नहीं जीतेगी। खैर, उनके होते हुए जब वो परफॉर्मेंसेस कर रहे थे तो पाकिस्तान टीम तो खैर जीत नहीं रही थी, लेकिन जब उन्होंने परफॉर्मेंसेस नहीं की या उनकी बारी नहीं आ रही तो पाकिस्तान जीत रही है। ये इस कौम के लिए बहुत खुशाइन बात है और आई ओपनर है हमारे सारे लोगों के लिए। राइट। और एक चीज़ जो हमें कप्तानी में नजर आई, अहमद शहजाद पहले आपसे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे थे कि 4 बॉलर्स का इस्तेमाल किया। आमतौर पर ये होता है कि कप्तान ये सोचता है 4, 5, 6 विकेट गिरा दिए तो आपके पास जो पार्ट टाइमर है उनको लगता है कि वो अच्छा मौका है कि उनसे ओवर निकाल दिए जाएं। लेकिन दोनों मैचेस में अप्रोच ये थी कि हमें गेम खत्म करना है, ऑल आउट करना है, बेशक हम 5-6 बॉलर को इस्तेमाल करें या ना करें। ओल्ड फैशन थ्योरी थी जी वो, कि जो पहले हमें देखने को मिलती थी बहुत ज्यादा, कि हमारा जैसे ही ऊपर से हम आउट कर लेते थे तो हम अपने स्पिनर्स को ले आते थे और किलिंग इंस्टिंक्ट जो होता है उसकी तरफ हम जाते नहीं थे। तो यहाँ रिजवान की तरफ से एक जो नॉर्मली जो आजकल चल रही है, जिस तरह मॉडर्न डे कैप्टन सारे करते हैं कि उन्हें अगर विकेटें मिल रही हैं तो वो अपने मेन बॉलर्स लगा के जो है उनकी कोशिश करते हैं सारे बैट्समैन ही आउट कर दें। और फिर वो ये नहीं देखते कि एंड वाले 5 या 7, 10 ओवर कौन करेगा। हाँ, ये टाइम आएगा कि रजवान जब ट्राई कर रहा होगा इसी तरह के कि वो आउट करने जाएगा और अपने मेन बॉलर से ओवर्स करवा देगा सारे, तो हो सकता है एंड में किसी ने एक ना एक दिन उसको आके प्रॉब्लम पड़े, लेकिन तब की तब देखी जाएगी। अभी तक तो जो भी रिजवान ने डिसीजंस लिए अंदर, वो बड़े जबरदस्त और फिट बैठे हैं, जो कि नॉर्मल डिसीजन जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान की तरफ से वो पहले देखने को नहीं ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं राशिद भाई। वो कह रहे हैं कि हर मर्तबा शायद ये अप्रोच कामयाब ना हो, कभी उसमें हो सकता है कि आपको फिर ये लगे कि चारों बॉलर से करवा लिया, बाकी ओवर कैसे करवाएं। लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव इंटेंट होना जरूरी है, चाहे उनकी फील्ड प्लेसिंग हो, फ्लाई स्लिप हो। आज 3-4 स्लिप रखे हुए थे, ही वाज गोइंग फॉर द किल। ये नहीं था कि चले पार्ट टाइमर से करवा के गेम को आगे लेके जाते हैं, ड्रैग करते हैं गेम को। जी देखिए, हमने काफ़ी सालों से हमने ना एक नॉर्मल कैप्टेंसी देखी है पाकिस्तान क्रिकेट में। और जो आईसीसी के रूल्स हैं कि 2 दायरे में होंगे या 4 दायरे में होंगे, उसी के मुताबिक हम बॉलिंग करते आए। लेकिन रिजवान डिफरेंट कैप्टन है। कैप्टन और लीडर जो 2 क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आपका कैप्टन लीडर भी है तो बहुत सारी चीज़ें बाहर की भी जानता है और क्रिकेट की भी जानता है। और शुरू से वो कप्तानी करते हुए आए हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं वो। उन्होंने सोचा कि इस तरह से होना चाहिए। कैप्टनसी है कि आपको फर्स्ट इंस्टिंक्ट में कोई चीज़ आती है, फिर आप मशावरत नहीं करते, मशवरा नहीं करते, वो आप कर जाते हैं। ये खास चीज़ नज़र आ रही है रिजवान की कैप्टनसी में कि वो जब समझ में आता है ये करना है तो कर लेते हैं। जिस तरह से आज स्लिप रख ली, 3 स्लिप रख ली, एक गनी रख ली,
मशवरा नहीं किया। उन्होंने देखा और एक बॉल हो रही है, अच्छी बॉलिंग हो रही है, स्विंग सीम पेस, तो उन्होंने फौरन रख ली, प्रेशर डाला। तो ये एक चीज है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स बहुत कम कैप्टनसी अराउंड द वर्ल्ड कर रहे हैं। तो ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज है कि आपको अच्छा कैप्टन और अच्छा लीडर मिल बहुत ही जाए। पॉजिटिव साइन है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी खबर पे बात करते हैं, क्रिकेट से मुतालिक जो पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और अब ये भी कहा जा रहा है, राशिद भाई के पहले तो कहा था कि बीसीसीआई ने इंडियन मीडिया से कम्युनिकेट किया, अब जरा ये बता रहे हैं कि आईसीसी ने पीसीबी को भी बता दिया है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। आज इस हवाले से जराए से ये खबर सामने आ रही है कि इस पर एक सख्त रद्द-ए-अमल देने का फैसला किया है पाकिस्तान ने, और ये कहा है कि अगर इंडिया नहीं आता चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो फिर पाकिस्तान कोई मैच इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। बायलैटरल तो वैसे ही नहीं खेल रहे, यानी कि कोई आईसीसी इवेंट में भी, कहीं पे भी, उनके होम ग्राउंड पर नहीं, कहीं पे भी कोई मैच उनके साथ नहीं खेलेगा। आपके ख्याल में अगर अभी तो ये जराए से अगर ये फैसला होता है और ये जवाब दिया जाता है तो इस पर आपकी क्या राय होगी? दुरुस्त होगा ये? देखिए, बीसीसीआई ने इतला कर दिया है कि रिटर्न में दे दिया है आईसीसी को, और आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ईमेल कर दी। वही ईमेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत वक्त को, हुकूमत पाकिस्तान को दी है, और उनसे उनकी वजूहत, मतलब ये चीज़ें मालूम की है। तो अभी जो सुनने में ये आया है कि हुकूमत का कहना ये है कि यहीं पे होगी चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान में होगी। यहाँ से गई तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और यहाँ से जाके या हाइब्रिड मॉडल, उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर तो ऐसा हुआ अगर तो ऐसा हुआ आइंदा हम आईसीसी के, गौर कीजिएगा, आईसीसी के किसी इवेंट में पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये याद रखिएगा, 2024 से लेके 2031 तक साइंड है सारे कंट्री, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है। ह्यूज रेवेन्यू है, और एक मैच में अगर 550 मिलियन लोग मैच देखते हैं इसको, पाकिस्तान और इंडिया को, की वजह से सारा आईसीसी का रेवेन्यू पाकिस्तान इंडिया की वजह से है। इस वक्त पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता है, क्योंकि सही मायने में पाकिस्तान को ये मौका मिला है कि वो अपनी बात मनवाए और आईसीसी को या इंडिया को मजबूर करे कि वो पाकिस्तान आए। कोई ऐसी लॉजिक नहीं है कि वो पाकिस्तान ना आए, क्योंकि अगर उनकी विश है वो गलत है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, तमाम कंट्रीज पाकिस्तान आ रही हैं, जी। और कोई उनको खदशा नहीं है, तो इनको कौन से खदशात हैं? पाकिस्तान आईसीसी का इवेंट खेलने गया, इंडिया गया, आपने देखा होगा 2016 में गया, आईसीसी का इवेंट था। पाकिस्तान 2023 में वर्ल्ड कप खेलने गया, आईसीसी का इवेंट था। पाकिस्तान ने मना किया 2018 में आईसी उसका एशिया कप का, वो दुबई में हुआ। इंडिया ने मना किया 2023 में कि वो श्रीलंका में हुआ। ये लेकिन आईसीसी का इवेंट है। आईसीसी इस वक्त फंस चुका है। मेरे ख्याल से हुकूमत वक्त जो भी फैसला करेगी, लगता है ऐसे ही है कि इस दफ़ा आईसीसी को बहुत मुश्किलात होने वाली है। अहमद शहजाद साहब, माजी में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमने घुटने टेके हैं। एशियन चैंपियनशिप थी, हमने कहा ठीक है हाइब्रिड मॉडल पे खेल लें। हमारी हुकूमत ने कहा 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया जाके खेल लें, कोई हमने उनसे गारंटी नहीं ली कि आप भी आएंगे या नहीं आएंगे। और मुझे याद है जब ये बिग 3 का मामला चला था तो उस वक्त भी ये कहा गया था पीसीबी को कि आप इस पर मान जाएं, हम होम सीरीज आके खेलेंगे, 5 टेस्ट मैच खेलेंगे पाकिस्तान में आके। इंडिया नहीं आया, तो अब आपके ख्याल में एक सख्त पोजीशन लेनी चाहिए या आपको लगता है कि इवेंचुअली हम फिर कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपने क्वेश्चन जिस तरह पोर्ट्रे किया, दैट्स अमेजिंग। आई थिंक आवाम समझ गई होगी कि पहले बहुत ज्यादा चीजें पाकिस्तान मानता रहा है, ठीक है, बनता भी है। जितनी हम लीवरेज दे सकते थे एज ए नेशन हमने दी है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक दो मुल्कों को यूनाइट करता है। हमने हमेशा उस तरह लेके चला, लेकिन अब टाइम आ गया है। अब टाइम आ गया जो मोहसिन नकवी साहब ने बड़े बड़े दावे और वादे किए हैं उसको पूरा करने का, और इस कौम की जो बका है, जो इज्जत है, उसका ख्याल रखने का। क्योंकि अब ये सारे कौम का सर जो है वो झुक जाएगा अगर हमने दोबारा से बैकडोर डिप्लोमेसी की तरफ गए। तो अब टाइम है सीधा आंखों में आंखें डाल के, बिकॉज जिस तरह राशिद भाई ने कहा है कि हमने सारे बॉक्सेस टिक किए हुए हैं, और उसके बावजूद जो है लोग पॉलिटिक्स बीच में लेके आना चाहते हैं। तो फिर आपने भीख मंगे नहीं बनना है, आपने दिखाना है कि आप लोग एक सुपीरियर साइड है, और पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड क्रिकेट कुछ भी नहीं है। चाहे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है अभी उस हालातों में नहीं है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया से चीजें स्टार्ट हो गई हैं, इंग्लैंड से चीजें स्टार्ट हो गई हैं। हम एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग नेशन है, और हमारे बगैर क्रिकेट आगे नहीं चल सकती है। अब ये बस जो वो मुझे सिर्फ एक डर ये लगता है कि जो आस पास वाले लोग होते हैं ना, वो डराते बहुत हैं कि ये हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब प्लीज उनकी ना सुनने का टाइम आ गया है। अब जिस तरह राशिद भाई बात कर रहे थे, लीडर होता है ना, वो जो उसको समझ आती है वो कर जाता है।
तो अब मोहसिन नकवी साहब का ये टाइम आ गया कि ये टाइम है जिसमें हम सब और ये कौम उनके पीछे खड़ी हुई है। अब ये टाइम आ गया आंखों में आंखें डाल के बात करने का, और बिल्कुल अगर वो नहीं आते हैं तो हमें भी उनसे अपने सारी क्रिकेटिंग टाइज को जुदा कर लेने का। अब देखना ये है कि मोहसिन नकवी साहब का स्टैंड क्या होता है, किस तरह वो इस पाकिस्तान मुल्क की जो इज्जत और बका है उसका ख्याल रखते हैं और हमारा सर उठा के रखते हैं। तीन पॉसिबिलिटीज हैं अहमद शहजाद साहब, और इवेंचुअली आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? या तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और इंडिया खेलने आएगा, या पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो, या तीसरा ऑप्शन ये कि इंडिया अपने मैचेस किसी न्यूट्रल ग्राउंड पे खेले और बाकी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में एक और ऑप्शन प्रैक्टिकली एक और ऑप्शन है। नहीं, हाइब्रिड एक मॉडल ऑप्शन हो नहीं सकता आईसीसी के टूर्नामेंट के अंदर। एशिया कप जो जिसमें सारी टीम्स इन्वॉल्व नहीं थी, वहां पे आप हाइब्रिड टूर्नामेंट खेल सकते हैं, लेकिन आईसीसी के अंदर ये आप हाइब्रिड सिस्टम कर नहीं सकते हैं। या तो ये पाकिस्तान में होगा या तो पूरे का पूरा टूर्नामेंट ही कहीं और होगा। तो ये अब हाइब्रिड वाला बहाना तो चलने नहीं लगा है, इसलिए तो इंडिया को जो है ना थोड़ा सा ये चीज तंग कर रही है, जिसपे उन्होंने अब ये कह रहे हैं कि हम पूरे का पूरा टूर्नामेंट ही खेलने नहीं जा रहे, बिकॉज वो हाइब्रिड नहीं खेल सकता। सही है। राशिद भाई कह रहे हैं चौथा ऑप्शन भी है, राशिद भाई वो भी बताइएगा, और मैं सवाल भी साथ में कर लूं, क्योंकि जैसे अहमद शहजाद ने कहा कुछ लोग डराते हैं कि फाइनेंशियली नुकसान बड़ा होगा। अब देखिए नुकसान तो हमारा भी होगा, इंडिया का होगा, शायद हमें उससे फर्क ज्यादा पड़ता हो, लेकिन हमें यह देखना है कि हमारी क्रिकेट ने 10-12 साल इंटरनेशनल क्रिकेट के बगैर सर्वाइव किया है। पीएसएल भी पाकिस्तान में नहीं होता था, तब भी हम फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट नहीं हुए। अब इंडिया में कौन सा हर साल आईसीसी चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप होना है, 3-4-5 साल बाद होना है। अगर हम भी ना जाएं वहां पे, कम से कम ये तो इरादा कर लेना कि हम भी नहीं जाएंगे वहां पे खेलने के लिए। देखिए एक ऑप्शन ये भी है कि इंडिया को रिप्लेस किया जा सकता है, ये ऑप्शन कोई बात नहीं कर रहा है इसके ऊपर। चौथा ऑप्शन यही है, इंडिया को रिप्लेस करके जो टीम 9वीं नंबर पे होगी वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। अगर आईसीसी में इतना दम है तो करके भी देख लें। सर वो तो नहीं, आपको पता है राशिद साहब, वो तो नहीं है ना दम। नहीं, ये आईसीसी का इवेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बीसीसीआई का या एशियन काउंसिल का नहीं है, ये आईसीसी का है। इसमें तमाम कंट्री अफेक्ट करेंगे, 200 कंट्रीज जिनका रेवेन्यू मिलता है, जो वनडे टीम खेलती हैं या T20 अराउंड द वर्ल्ड खेलती हैं या टेस्ट मैचेस। जैसे पाकिस्तान को 138 मिलियन मिलता है 8 साल के साइकिल में, 17-18 मिलियन पर ईयर मिलता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, साउथ अफ्रीका को सेम अमाउंट ऑफ मनी मिलती है। जब अफेक्ट करेगा कि पाकिस्तान नहीं कर रहा तो आपके सारे स्पॉन्सर बैक ऑफ कर जाएंगे। अगर अरामको या एमिरेट्स है या कोई पेप्सी है, सब बोलेंगे यार पाकिस्तान नहीं खेल रहा, तो सबके बजट के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर फर्क पड़ेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये वर्ल्ड क्रिकेट का मसला होगा। ब्राजील भी खेलता है इसमें, इटली भी खेलता है, फ्रांस भी खेलता है, सबका छोटा छोटा अमाउंट है। लेकिन जब पाकिस्तान ये बात रख रहा है तो बड़े दलाइल के साथ ये कर रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग अपनी बात के ऊपर है कि पाकिस्तान में अलाउड किया है आपने 2025 में। अगर कोई मुश्किलात नहीं किसी कंट्री को भी, उस मीटिंग में जो आईसीसी की होती है जब 8 साल के एफटीपी बनती है, उस वक्त क्यों नहीं ये बात उठाई? राशिद साहब जो आप बात कर रहे हैं, आपको इवेंचुअली ये होता नजर आ रहा है या प्रैक्टिकली आपको लगता है कि होगा कुछ और ही, फिर हाइब्रिड होगा या कुछ इस तरह का कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा? देखें हाइब्रिड होने को सब कुछ हो सकता है, इसमें नहीं है, लेकिन जो बात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आ रही है, मैं पीसीबी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि पीसीबी ने बॉल फेंक दी है हुकूमत पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ से जो बातें आ रही हैं वो यही है कि वो भी इस बार चाह रहे हैं कि एक दफ़ा जवाब दे ही दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब और अहमद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने इनकी सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे, इसलिए बस। वेलकम बैक। पिछले चंद सालों से लाहौर में स्मॉग एक मुस्तकिल मसला रहा है और अब यह मसला पंजाब के दीगर शहरों समेत मुल्क भर में फैल गया है और हर बार सर्दियों की आमद के साथ ही स्मॉग और फिजाई आलूगी की वजह से शहरियों की सेहत और जिंदगी को खतरात लाक हो जाते हैं। इस साल इस मसले की संगीनी में मजीद इजाफा हो गया है। पहली बार लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स ने 1000 की सतह अबूर की है, जबकि 3 नवंबर के दिन लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1173 की सतह पर रिकॉर्ड किया गया था। और तशवीशनाक बात है कि 3 नवंबर के बाद से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स कई बार 1000 की सतह अबूर करता रहा है और 2 रोज पहले मुल्तान में एक वक्त पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 की सतह भी अबूर कर गया और 2135 की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। इस एयर क्वालिटी इंडेक्स की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि माहिरीन के मुताबिक 300 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स मुज़र सेहत तस्वुर किया जाता है। आज भी सूरत-ए-हाल की यही संगीनी बरकरार रही है और लाहौर आज भी 586 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ सर फहरिस्त रहा, जबकि मुल्तान तीसरे नंबर पर है। और इसके अलावा आज जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब भी बदतरीन स्मॉग की जद में रहा। आज एक मौके पर जनूबी पंजाब के जिला राजनपुर में
रुझान आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 812 पर रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सियालकोट में 620 और पिंडी भटिया में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 478 की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। अहम बात यह कि स्मॉग के इस मसले ने अब पंजाब के अलावा दूसरे सूबों को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है और अब स्मॉग ने पेशावर और केपीके के दूसरे अजला में फिजा को आलूदा करना शुरू कर दिया है, जबकि इस्लामाबाद में भी स्मॉग नुकसानदेह सतह पर मौजूद है। पंजाब में स्मॉग और फिजाई आलूदगी का मसला एक मुस्तकिल तौर पर चैलेंज बना हुआ है। पंजाब हुकूमत ने अब तक इससे निपटने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए हैं, जिनमें ग्रीन लॉकडाउन और स्मॉग को एक आफत करार देना शामिल है। ग्रीन लॉकडाउन के तहत पंजाब हुकूमत ने 18 अजला में पब्लिक मकामात को बंद करने का फैसला किया है, जिसमें 17 नवंबर तक स्कूलों की बंदिश के अलावा पब्लिक पार्क्स, चिड़ियाघर, स्पोर्ट्स ग्राउंड की बंदिश शामिल है। इसके अलावा मुतअद्दिद मकामात पर रात 8 बजे के बाद कमर्शियल जनरेटर्स, ऑटो रिक्शा चलाने और ओपन एयर में बारबेक्यू करने पर भी पाबंदी आयद की गई है और सूबे में मुतअद्दिद ईंटों के भट्टे बंद किए गए हैं। और आज सूबाई महकमा मालियात ने लाहौर और दीगर शहरों में कमर्शियल सेंटर्स और शॉपिंग मॉल्स में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया है। इसके अलावा पंजाब के शहरों में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। और इस मसले पर पंजाब हुकूमत ने भारतीय पंजाब की हुकूमत से राब्ते की तजवीज़ पर गौर किया है, ताकि भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात को जलाने की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके। अहम बात यह कि 2 रोज पहले लाहौर की हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत के इकदाम को नाकाफी करार दिया था और स्मॉग से तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत के हुक्मनामे में पंजाब हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर पॉलिसी बनाने और मजीद इकदाम करने की हिदायत की है। अहम बात यह कि हर सर्दियों के आगाज में सर उठाने वाले इस स्मॉग के मसले को भारत में फसलों की बाकियात जलाने से जोड़ा जाता है और आम तासुर यही है कि भारतीय पंजाब में किसान फसलों की बाकियात जलाते हैं, जो स्मॉग की सबसे बड़ी वजह है। और आज भी सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने स्मॉग की वजह भारत से आने वाले धुएं को करार दिया है, लेकिन पंजाब हुकूमत के असेंबली में पेश किए गए अपने आदाद शुमार इसके बिल्कुल बरक्स हैं। इन आदाद शुमार के मुताबिक स्मॉग की सबसे बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट है और स्मॉग में इसका हिस्सा 39% है। इसके अलावा स्मॉग में सनती आलूदगी का हिस्सा 24% है, एनर्जी इस्तेमाल का हिस्सा 16%, जबकि ज़रूरी आलूदगी या फसलों के जलाने का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 15 से 20% है। इसलिए अगर हुकूमतें स्मॉग के मसले पर मुकम्मल काबू पाना चाहती हैं तो उसके लिए क्या इकदाम लेने होंगे, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है दावर हमीद ने, जो को डायरेक्टर है पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव के। दावर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। दावर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि पिछले कई सालों से ये मसला लाहौर तक महदूद था और आसपास के इलाकों में था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि साउथ पंजाब के इलाके भी इससे मुतासर हो रहे हैं, सिंध के इलाके, केपी के इलाके भी मुतासर हो रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्या भारत से जो हवा चलती है उस वजह से स्मॉग बाकी इलाकों में फैल रही है या इसके फैक्टर्स कुछ और हैं? जी शहजाद, चले आपने डायरेक्ट इस पर सवाल कर लिया, तो एक तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एक नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी एग्जिस्ट करती है पिछले साल से। और उस पॉलिसी का सबसे पहला आने का मकसद ये था कि गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है कि ये पूरे मुल्क में इशू है, सिर्फ ये लाहौर या पंजाब के कुछ अजला का मसला नहीं है। और इस वजह से हमें इसकी पॉलिसी मेकिंग और कोऑर्डिनेशन बोथ अपने अपने जो बॉर्डर्स हैं उसके विद इन, और साथ हमारा ट्रांस बाउंड्री इशू है उसके लिए रिजॉल्व करने के लिए रीजनल लेवल पे पॉलिसी बनानी पड़ेगी। दूसरा, आपने पूछा है कि इस साल क्यों ये फैल गया, तो मैं अगेन यहाँ पे कहूँगा कि इस साल नहीं, हमारे पास जितने पिछले सालों का डेटा है वो यही कहता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी इसमें पेशावर, जाके साथ साथ इस्लामाबाद, पिंडी और ऑब्वियसली जो आपके बाकी लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद जैसे शहर हैं वहाँ पे मसला है। लेकिन जो जो बड़ा से बड़ा शहर है वहाँ उतना सा नहीं मसला है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और बाकी जो कंबशन एक्टिविटीज़ हैं उनकी मिकदार ज़्यादा होती है। इस साल जो अभी हमने साथ नोटिस किया है वो है कि हमारा जो वेदर पैटर्न है, मीटरोलॉजिकल पैटर्न जो बन गया है, वो पोल्यूशन को फर्दर ट्रैप कर रहा है। इसको एक टेक्निक दी जाती है एंटी साइक्लोन, जो कि हवा को एस्केप नहीं करने देती, वो इकट्ठा होने एक ही जगह पे इकट्ठी होती जाती है। और ये आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि ये क्लाइमेट, मीटरोलॉजी और आपका ट्रांस बाउंड्री ये चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। ये किसी भी साल बदल सकती हैं और हमारे साथ पहले भी हो चुका है। ये एपिसोड 2018 में हुआ था, 2021 में इस तरह का एक एपिसोड हुआ था 3 दिन के लिए, और इस साल दोबारा रिपीट हो रहा है, जिसका मतलब है कि ये आपको रिपीटेडली इम्पैक्ट करेगा और आपको इसको रिकग्नाइज करते हुए पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो बाकी सेक्टर से इसके पोल्यूटेंट्स को कम करे, ताकि ओवरऑल आपकी पोल्यूशन हो ही इतनी कम कि वो इकट्ठी गैदर हो ना सके। सो अभी इस साल ये स्पेशली मसला बना हुआ है, और ये 15-16 तारीख को जो एक वेस्टर्ली विंड्स का पैटर्न आ रहा है वो इसको ब्रेक करेगा, लेकिन तब तक हो सकता है ये फर्दर बिल्डअप करती रहे पोल्यूशन।
और दावर ये भी बताइएगा कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिसमें हम बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर्स सतह 1000 से भी क्रॉस की है कई शहरों में, वैसे ये एयर क्वालिटी पूरा साल बेहतर होती है या सिर्फ इन्हीं महीनों में ज़्यादा मसला होता है? देखिए शहजाद, जिस तरह आपने कहा है कि डिफरेंसेस हैं, नवंबर का फर्स्ट वीक या नवंबर का इवन सेकंड वीक, इसमें हमारे पंजाब और इंडियन पंजाब दोनों तरफ फसल की जो कटाई होती है उसके बाद बाकियात को जला दिया जाता है। हम्म। तो इस सेंस में इन 2 हफ्तों में ये पोल्यूशन कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। और ये पोल्यूशन को डिस्पर्स तभी होती है जब आपके पास वेस्टर्न विंड्स आती हैं, उसको पुश आउट कर देती हैं, ईस्टवर्ड या साउथवर्ड पुश आउट हो जाता है। इस साल आपने देखा है कि अभी तक बारिशें नहीं हुई, विंड नहीं आई, तो ये अगेन पैटर्न चेंज हो गया है। और साथ ही साथ हमने ये भी नोटिस किया कि हमारी ओन क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो गाड़ियों के नंबर बहुत बढ़ रहे हैं। जो मेरे पास बिल्कुल इस मार्च 2024 के आदाद-ओ-शुमार जो आए हैं, उसमें यह है कि पाकिस्तान में तकरीबन 35 से 40 मिलियन मोटर बाइक्स रजिस्टर हो चुकी हैं, हम्म। जिसमें से सिर्फ 6 मिलियन लाहौर डिवीजन में रजिस्टर हुई हुई हैं। और उसका आपको अंदाजा होता है कि एक ही जगह मोटरसाइकिलें इतनी हो गई हैं, गाड़ियां इतनी हो गई हैं, आबादी का आप रुझान देखें तो आपके साथ और ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग बड़े शहरों में आना चाह रहे हैं, और बड़े शहरों में आते साथ वो गाड़ी बाइक जरूर लेते हैं। तो हमें ये उनको जब पब्लिक ट्रांजिट नहीं दिया गया, उनको सहूलतें नहीं दी गई, तो वो इस तरफ जाते हैं। उससे हमारा क्योंकि ईंधन जो पोल्यूशन की सोर्स है क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, तो वो फर्दर हमारा बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स काम कर रहे हैं, ऑलरेडी पोल्यूशन ये मौजूद है पाकिस्तान का एक हमारे यहाँ, बड़ा मसला है कि उसके हमारे ऊपर यहाँ ऐड कर रहे माइग्रेशन जो है वो चंद बड़े शहरों में हो रही है क्योंकि डेवलपमेंट सारी वहीं पे होती है, इसलिए लोगों का रुझान उन्हीं शहरों की तरफ होता है। लेकिन इस वक्त जो इकदाम लिए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ग्रीन लॉकडाउन कर रहे हैं, आर दीज इनिशिएटिव इनफ या सिर्फ ये हम कहेंगे फायर फाइटिंग है? और अगर हमने सही मानों में इस पर काबू पाना है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। जी देखिए ना, ये ग्रीन लॉकडाउन जो लगाया गया, अब ये मसला कोरोना तो है नहीं कि इंसान टू इंसान फैल रहा है, ये उस तरह का मसला नहीं है, तो इंसानी कांटेक्ट से मसला नहीं फैल रहा। ये ईंधन के यूज से, चीजों के जलने से और गाड़ियों के इस्तेमाल से फैल रहा है। आप अगर एक लाहौर की एक तहसील के अंदर, एक टाउन के अंदर लॉकडाउन लगा दें, बाकी जो लाहौर की पोल्यूशन है वो तो रुक नहीं जाएगी। इसी तरह हमारे यहाँ ये जो इंडस्ट्री जो शहर के अंदर है, जिस पे टारगेटेड अभी तक एक्शन और रेगुलेशन नहीं हो रहा, वो करना बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि जिन शहरों ने अपनी हवा को साफ किया है वो इंडस्ट्री को दूर ले जाते हैं, या जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री उसे बैन ही लग जाती है। सो हमने ये काम करना ज़रूरी है कि लाहौर का जहाँ आपका रेजिडेंशियल एरिया, उसके ही 2 किलोमीटर दूर इंडस्ट्री है, उसके जो पोल्यूटेंट्स हैं वो शहर के अंदर आते हैं। सो लॉकडाउन आप एक आधे इलाके में लगा के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बाकी सब कुछ बंद हो जाएगा। अभी स्कूल्स जो बंद हुए हैं, उसके अलावा गाड़ियों का इस्तेमाल दफ्तरों के लिए चल रहा है, हैवी ट्रैफिक चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सारी चल रही हैं। अभी बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन में हम लोग आपस में एक्सपर्ट्स में जब डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं इंटायर सिटी वाइड शटडाउन होना चाहिए, जिसमें आपको इंडस्ट्री 3 दिन के लिए बंद करनी की पड़ेगी, आपको हर किस्म की हैवी ट्रांसपोर्ट 3 दिन के लिए बंद करनी पड़ेगी, तब ये जाके क्लियर आउट होगा, ताकि आपको कुछ मौका मिले हफ्ते 2 हफ्ते का कि आप देखें अब इसको हम आगे कहाँ लेके जा सकते हैं। फायर फाइटिंग हो रही है, लेकिन फायर फाइटिंग भी सीरियस जो आपको करना चाहिए वो वाले स्टेप्स नहीं लिए गए अभी तक। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दावर हमीद हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम करते हैं, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्वाबी में जलसा था, जहां चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान किया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान सड़कों पर निकलने की कॉल देंगे और ये आखिरी एहतजाज होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम लोग बाहर निकलें और ये बता के निकले घर पर कि अगर वो वापस ना आए तो उनके जनाजों की तैयारी कर ली जाए। इस हवाले से कल जब हमने हुकूमत का मौक़िफ़ लिया तो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें PTI के एहतजाज से कोई खतरा नहीं है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, उसके लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम पे शेख वकास साहब ने कहा, सलमान अकबर राजा ने कहा कि इस जलसे में एक मुकम्मल प्लान बताया जाएगा और तारीख दी जाएगी कि हम कब निकलेंगे, लेकिन कल जलसे में तारीख का ऐलान नहीं हुआ। ये कहा कि इमरान खान नवंबर में तारीख देंगे। इसकी वजह क्या है कि स्पेसिफिकली किसी डेट का ऐलान कल नहीं किया गया? जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। जी बिल्कुल, कल जलसे में अली अमीन खान ने कहा कि इमरान खान साहब फाइनल कॉल जब देंगे, फाइनल कॉल का मतलब ये कि मुल्कगीर एहतजाज, तो उसके बाद फिर सारे मुल्क में एहतजाज होगा। अब अगर ख्वाजा साहब कहते हैं खतरा नहीं है तो अच्छी बात है, फिर उनको ना रोड बंद करने चाहिए ना गिरफ्तारी करनी चाहिए।
या पर्चे काटने चाहिए, फिर हमें पुरअमन एहतजाज कर दें। ये अच्छी बात है कि उनको हमारे एहतजाज से खतरा नहीं है, वैसे भी खतरा नहीं होना चाहिए पुरअमन एहतजाज को किसी भी सियासी हुकूमत को। लेकिन अली साहब, तारीख कोई फाइनल नहीं दी गई, इसके पीछे मंतक और वजह क्या है? क्योंकि शायद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ कहेगी फला तारीख को हम निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। देखिए, वो फाइनल कॉल तो फिर आखिरी कॉल तो खान साहब की होती है। इस वजह से अली अमीन खान ने ये बात की है, क्योंकि जाहिर है वो सूबे के वजीर आला है, लेकिन पार्टी का इख्तियार तो फैसला सारी इमरान खान साहब के पास है। इस वजह से उन्होंने ये बात की। सही। और कल जब ख्वाजा आसिफ साहब से हमने पूछा कि गंडापुर साहब का ये बयान था, तो उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो इमरान खान की मर्जी से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी कि इमरान खान को पता है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और इमरान खान साहब ने उनको इसलिए आगे किया हुआ है ताकि वो इमरान खान के लिए सहूलतकारी कर सकें। और फिर उन्होंने ये भी कहा तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त लीडरशिप आपको नजर आती है उसमें से कोई 50% कॉम्प्रोमाइज़ है, कोई इससे कम है, कोई ज़्यादा है, लेकिन सारे अपनी अपनी मर्जी, अपनी कैपेसिटी में सहूलतकारी करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, ख्वाजा साहब तो कुछ भी बोल देते हैं, वो तो आदमी दिमागों का क्रेडिट भी कबीर खान साहब की जगह मियां नवाज शरीफ साहब को देते हैं, तो वाशा आदमी कुछ भी कह सकते हैं। और आपके ख्याल में हकीकत क्या है? सबसे ज्यादा क्रेडिट अब्दुल कबीर खान साहब का है, मौसम पाकिस्तान। सॉरी, आपकी आवाज कम आ रही थी। सबसे ज्यादा क्रेडिट किस चीज का किसको मिलता है? सबसे ज्यादा क्रेडिट डॉक्टर अब्दुल कबीर खान साहब का मौसम पाकिस्तान है। अच्छा, भुट्टो साहब का क्रेडिट है जो वो उस पर नहीं, मैं आपको इस हवाले से पूछा था, मैं न्यूक्लियर के हवाले से नहीं पूछ रहा था, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अगर ये कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो आपका क्या कह रहा है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज है और वो इमरान खान को सहूलत के लिए उनकी मर्जी से कॉम्प्रोमाइज है। अब हमें तो ख्वाजा साहब बताएं कि वो कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब क्या है, क्या उनके साथ कॉम्प्रोमाइज है? उनके साथ कॉम्प्रोमाइज है तो फिर वो सख्त बयानात क्यों देते हैं? अगर कहीं और कॉम्प्रोमाइज है तो फिर आप हमें बताएं। कॉम्प्रोमाइज की तो फिर अथॉरिटी, बल्कि यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना चाहिए ख्वाजा साहब को, क्योंकि बाकायदा 2018 के इलेक्शन के बारे में खुद उन्होंने फरमाया था कि उन्होंने कॉल की थी और ख्वाजा साहब को कॉल की थी। क्यों कॉल की थी फिर? अली साहब, बुध के दिन आपकी भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, काफ़ी अरसे बाद हुई थी, तो उनके जहन में कोई लाएमल था कि अब एहतजाज अगर होगा तो किस नौइयत का होगा और उसका एग्जैक्ट मकसद क्या होगा? जी, उन्होंने एहतजाज से बात की और बड़ी वजाहत से की। उन्होंने कहा कि अभी जो मुझे लगता है, उन्होंने कहा कि वाहिद रास्ता यही रह गया है एहतजाज का। उन्होंने कहा कि इसी से मसले हल होने का इम्कान है, क्योंकि अदालतों में तो केसेस बेशुमार हैं, एक केस खत्म होता है, 2 वो और कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का और अदालतों का आपने देख लिया कि उसका जो हशर नशर इन लोगों ने कर दिया कि ताकत ही खत्म करके रख दी है चीफ जस्टिस के ओहदे की, और सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्से में तकसीम कर दिया अपने सियासी मकसद के लिए और एक सियासी जमात का रास्ता रोकने के लिए आईन में तरमीम कर दी। आईन में तरमीम तो बेसिकली अवाम के मफाद बननी चाहिए। यहाँ पहली बार हुआ है कि एक सियासी जमात का रास्ता रोकने के लिए किया है। तो खान साहब ने तो एहतजाज की बिल्कुल उन्होंने उसका इंदिया दिया। और आपको लगता है कि एक इफेक्टिव एहतजाज करने की इस वक्त पोजीशन में है तहरीक इंसाफ? क्योंकि इससे पहले आपने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किए हैं, आपने जलसे किए हैं, फिर एक कॉल ये भी दी गई कि हम डी चौक पहुंचेंगे। अली साहब, वो इतनी इफेक्टिव साबित नहीं हुई। हुकूमत पे वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत ने रोकने की आपको कोशिश की, लेकिन वो कोई ऐसा एहतजाज नहीं था जिसकी वजह से हुकूमत कोई अपना फैसला बदल दे या अपनी पोजीशन से पीछे हट जाए। तो इस मरतबा आपको यकीन है कि तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है? देखो, मैं आपकी बात से जुज़वी तौर पे इत्तेफाक करूंगा। ये कहना कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल एहतजाज की पोजीशन में नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। आपने कल भी देखा खैबर पख्तूनख्वा जो जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां तो बेशुमार लोग निकल आते हैं। पंजाब में भी तैयार है, लेकिन आप ये देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते की रिपोर्ट आप देख लें कि पंजाब में जो ये करें, और अब सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि सिंध में भी और बलूचिस्तान में। आप देखा क्वेटा में हमारा जलसा था और उसके साथ जो हरकत की गई, बाकायदा एक तरह से क्रैक डाउन किया गया एक पॉलिटिकल गैदरिंग को रोकने के लिए। क्या हो जाएगा वो सूबा जहां हर तरह की दहशतगर्दी है और जहां कोई किसी किस्म की कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जहां आप कह सकते हैं कि सियासी आज़ादियां हैं, वहां अगर एक सबसे बड़ी जमात पॉलिटिकल एक जलसा कर लेगी तो उससे तो सियासी फजा बेहतर ही होनी है ना। और जलसे से आप मुझे शहजाद आप बताइए, क्या जलसे से हुकूमतें गिरती हैं?
इनको इतना डर किस चीज का है? फिर सिंध में आप देखें बराए नाम जो ह्यूमन राइट्स की बात करती है और डेमोक्रेसी की, पीपल्स पार्टी, वैसे पीपल्स पार्टी ने तो जो कर दिया है उसके बाद इनको ह्यूमन राइट्स और आइन की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने आप को आइन की खालिद जमात कहने वाली जमात ने आइन पे 26वीं तरमीम के जरिए खुद कुछ करने में बिल्कुल सबसे ज्यादा उन्होंने किरदार अदा किया इंसाइडर का। लेकिन इन 3 सूबों में किसी भी सूरत में तहरीक इंसाफ के लोगों को उनके घरों पे छात्र को पकड़ना, घरों उनकी बेइज्जतियां करना और फिर अगर कुछ ना आता है तो फिर अली साहब, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि देखें अब सुप्रीम कोर्ट जो थी वो तकसीम हो गई है 26वीं तरमीम के बाद, आईनी बेंच अलग है, चीफ जस्टिस अलग हैं, आप खुद कह रहे हैं कि उसमें वो बेअसर कर दिया गया है उनको, और आप खुद ये बात भी कह रहे हैं कि जलसों से हुकूमतें गिरती नहीं है। तो सवाल फिर यही पड़ता है कि अगर आप जलसा या फैसला को एहतजाज करते हैं, उससे फिर इमरान खान साहब की रिहाई भी कैसे मुमकिन होगी? वो भी तो फिर फैसले बहरहाल अदालतों से ही आने ना उसके। जलसे से, जुलूस से एक पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है, फैसला तो बिल आखिर अदालतों ने ही करना है। फैसले तो अदालतों के फैसले एहतजाज से तो नहीं बदलते, लेकिन एक पॉलिटिकल हुकूमत अगर हो उस पर एहतजाज का प्रेशर तो पड़ता है। जिस तरीके से लोगों के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं और लोगों पर पर्चे काटे गए और जो सफाई की गई है, एहतजाज से उसका रास्ता रुकता है। एक अवाम अगर रोडों पे हो उसका अगर सही, और आप समझते हैं कि आपके एहतजाज से आप हुकूमतों पे ये प्रेशर ये में कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।